अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका फार्मेसी वाला दोस्त। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। आपने कभी सोचा है कि वो ऑगमेंटन की दवाई जो आपने 3 दिन खाकर छोड़ दी थी, वो बाकी के 4 दिन क्या करती होगी? वो बाकी 4 दिन जो ज़्यादा मुश्किल बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए थे, वो बाकी 4 दिन तो आपने खाई नहीं टैबलेट, आपने तो एंटीबायोटिक छोड़ दी, आपने तो ऑगमेंटन खाना ही छोड़ दी। 3 दिन के बाद जब आपको असर नज़र आना शुरू हुआ, जब आपको बेहतर महसूस होना शुरू हुआ, तो आपने कोर्स मुकम्मल किए बगैर वो वहीं छोड़ दी। जब आपने कोर्स मुकम्मल नहीं किया और उसको अधूरा छोड़ दिया, तो वो जो टफ बैक्टीरिया थे वो तो बच गए। वो जो टफ बैक्टीरिया बच गए थे, अब की बार वो मल्टीप्लाई होंगे और अगली बार सेम एंटीबायोटिक उनके ऊपर दोबारा असर नहीं करेगी, क्योंकि वो इसके खिलाफ खुद को मजबूत बना लेंगे। इसी तरह WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक छोटी सी खराश, एक छोटा सा इन्फेक्शन भी 2050 में उससे हमारी जान जा सकती है, अगर हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर काम ना किया। ये कोई साइंस, ये कोई फिक्शन नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मरेंगे, कैंसर से भी ज़्यादा। तो क्या ये ख़तरे की बात नहीं? और पाकिस्तान बिल्कुल इसके सेंटर में आता है। आज समझेंगे कि ये है क्या और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। जब आप बीमार होते हो किसी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया आपके अंदर घुस जाता है, एंटीबायोटिक आती है, बैक्टीरिया को मार देती है, आप ठीक हो जाते हो। बेसिक ये सब जानते हैं, लेकिन आप क्या नहीं जानते? बैक्टीरिया एक जानदार है और वो खुद को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए लड़ता है, खुद को जिंदा रखता है, सरवाइव करता है। जब एंटीबायोटिक अटैक करती है, तो 99% जो बैक्टीरिया हैं वो उस हमले में मारे जाते हैं, लेकिन जो बाकी का 1% है वो सरवाइव करने की पूरी कोशिश करता है। अब जिनके DNA में एक छोटी सी म्यूटेशन होती है, वो बच जाते हैं। अब ये जो 1% बैक्टीरिया बच गए हैं, ये क्या करते हैं? उसके बाद ये बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, और जिस म्यूटेशन की वजह से ये 1% बैक्टीरिया बच गए थे, ये उसी म्यूटेशन को ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब आपने एंटीबायोटिक दी, बैक्टीरिया ने उसे अपने लिए एक ट्रेनिंग सेशन समझा और उससे सीखा कि कैसे वो एंटीबायोटिक अटैक कर रही है, उन पे हमला कर रही है, और अगली बार जब वो एंटीबायोटिक हमला करेगी तो वो उसके खिलाफ तैयार होंगे, वो उन्हें अटैक करके ख़त्म नहीं कर पाएगी। तो इस तरह एक बैक्टीरिया की अगली जनरेशन पहले से तैयार होती है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, बैक्टीरिया सिर्फ अपनी जनरेशन को नहीं, बल्कि जो और दूसरी जनरेशन हैं उनको भी ये म्यूटेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र कर देता है। एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, वो दूसरे बैक्टीरिया को भी सिखा रहा है कि कैसे रेजिस्टेंट बनना है, कैसे इस एंटीबायोटिक के खिलाफ खुद को रेजिस्टेंट बनाना है। तो इस तरह ये चीज़ फैल जाती है, इसीलिए इतनी तेज़ी से रेजिस्टेंट फैलती है। तो अगर इस बात का खुलासा करें और समराइज़ करें, तो रेजिस्टेंट का ये मतलब नहीं कि एंटीबायोटिक वीक है। ये तो बैक्टीरिया हैं कि जो ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और हमने उन्हें अपनी गलतियों से स्मार्ट बनाया। पर सिर्फ बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ये एक आलमी मसला है, हर घर का मसला है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इतनी ज़्यादा आखिर है क्यों? सबसे पहली जो इसकी वजह है वो है OTC एंटीबायोटिक्स। पाकिस्तान में कोई भी किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी फार्मेसी से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक बआसानी ले सकता है। फ्लू हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सर्च की या पहले किसी डॉक्टर ने लिख कर दी थी,
तो उसी के मुताबिक दोबारा कौन सा इन्फेक्शन हुआ है ये नहीं पता, ये एंटीबायोटिक खरीद ली। अब मसला ये आता है कि फ्लू वायरल होता है। प्रॉब्लम ये है कि फ्लू वायरल होता है, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती है, वायरल इन्फेक्शन में बिल्कुल काम नहीं आती। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरसेस पर इनका कोई असर नहीं होता। तो जब आपने फ्लू के दौरान खुद ही जाकर फार्मेसी से लेके एंटीबायोटिक खा ली तो हुआ क्या, जो आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया थे उनको उसने मार दिया, और जो वायरसेस थे जिनकी वजह से वो फ्लू हुआ था वो वहीं के वहीं रह गए, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की जो दूसरी बहुत बड़ी वजह है वो है नामुकम्मल कोर्स। एंटीबायोटिक्स का जब भी डॉक्टर कोई आपको इसको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं तो वो एक कोर्स लिख के देते हैं कि 7 दिन इस्तेमाल करनी है, इतने दिन इस्तेमाल करनी है। बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि जब 2-3 दिन में उनको फ़र्क महसूस होने लगता है या बीमारी से, तो आप में से बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि जब 2 से 3 दिन में बीमारी में फ़र्क महसूस होने लगता है तो हम ये करते हैं कि उसको वहीं छोड़ देते हैं और ना कि डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक कोर्स पूरा करने की तरफ जाते हैं। अब जो अब जो एक एंटीबायोटिक है जो हमने 7 दिन इस्तेमाल करनी थी डॉक्टर के मुताबिक, हमने 5 दिन इस्तेमाल की और हमने सोचा कि हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब जो बचे हुए 2 दिन थे उनमें उस एंटीबायोटिक ने जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे उनको भी मारना था। अब होता ये है कि फिर वही बच जाते हैं और बाद में रेजिस्टेंट बनते हैं और इन्फेक्शन फिर से हो जाते हैं। तीसरी जो बड़ी वजह आती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की, वो है जानवरों को जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। पाकिस्तान में मुर्गियाँ हों, गाय हों, उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तेज़ी से ग्रो। ये स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है यहाँ। वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन जाते हैं और जो मीट आप खाते हैं उसके ज़रिए हमारे अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जो अगली बड़ी वजह है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की, वो है सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पीने का साफ पानी मैसर नहीं। इसकी वजह से होता क्या है, जो बैक्टीरिया गंदे पानी में होते हैं और जब हम वही पानी पीते हैं तो उसके ज़रिए वो हमारे अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के इन्फेक्शन होते हैं। और इसी तरह गंदे पानी से, सॉइल से और माहौल से जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान WHO की हाई बर्डन AMR कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान में 30% से ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया जो हैं वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट बन चुके हैं। ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसका इलाज हमारे हाथ में है। पहला काम जो है एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लें। दूसरा काम एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स है, उस कोर्स को कंप्लीट करें जितना डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया है। तीसरा काम अपनी एंटीबायोटिक्स किसी और को मत दो। मतलब एक एंटीबायोटिक है आपने इस्तेमाल की, आपको फ़र्क महसूस हुआ, किसी दूसरे को आप सिम्टम्स देखते हैं तो उसको भी वो दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बैक्टीरिया अलग हो सकते हैं और सिम्टम्स सेम हो सकते हैं। इसलिए जब तक ये ना पता हो कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है और जब तक डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के ना दे तब तक एंटीबायोटिक इस्तेमाल मत करें। चौथा काम, जो बाकी रह जाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं उसको संभाल संभाल कर लंबे अरसे तक घरों में मत रखें, उसको एहतियात से डिस्पोज कर दें, फेंक दें। पांचवा काम, ये वीडियो शेयर कर दें उन लोगों के साथ कि जिनको आप समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, या जिनके घरों में आपने बहुत सी एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल होते देखा है, या जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खुद ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। आज घर जाके एक ज़रूरी काम जो आपने करना है, अपना जो मेडिसिन का कैबिनेट है उसको खोलो। अगर कोई पुरानी बाकी रह गई एंटीबायोटिक बची हुई है तो उसको एहतियात से ज़ाया कर दें। ये आपका कंट्रीब्यूशन है इस फाइट में जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला एपिसोड 2025 का सबसे बड़ा मोमेंट मेडिकल की हिस्ट्री में, उसके बारे में है।
तो अगर वो वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।